नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की कविता में हम पढ़ेंगे कवि नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान तथा साथ ही हम यह दंतुरित मुस्कान की संदर्भ सहित व्याख्या भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की कक्षा। और आज की कक्षा की शुरुआत हम हमेशा की तरह करेंगे कविता पाठ से। तो पढ़ते हैं यह दंतुरित मुस्कान कविता का पहला पद्यांश। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलाकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। यह दंतुरित मुस्कान। इस कविता के शीर्षक से ही पता चलता है यह दंतुरित मुस्कान अर्थात यह एक वर्ष के बालक के ऊपर लिखी गई कविता है। बच्चा जब 9-10 महीने या फिर 1 वर्ष का होता है तो उसके नए नए दांत निकले होते हैं। तो वह जब मुस्कुराता है बच्चा, तो वो दांत जब दिखते हैं उसकी मुस्कान से तो वह बहुत ही सुंदर लगता है। तो उस मुस्कुराहट को, उसकी इस मुस्कान को दंतुरित मुस्कान कहा जाता है। तो उस मुस्कान का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर इस कविता में एक ऐसी स्थिति का वर्णन है जब प्रवासी पिता जो कि कई महीनों से घर पर नहीं आया है और जब वह अपने परिवार से मिलने आता है और वह सामने अपने पुत्र को देखता है, पुत्र उसको पहचान नहीं पाता है। तो उस स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया है जब पुत्र पिता को देखकर मुस्कुराता है और पिता उसकी दंतुरित मुस्कान पर मोहित हो जाता है। तो उस स्थिति का यहाँ पर कवि द्वारा वर्णन किया गया है। इससे पहले कि इस कविता का भावार्थ जाने, आइए सबसे पहले जानते हैं इस कविता के शब्दार्थ। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। दंतुरित अर्थात बच्चों के नए नए दांतों का निकलना, धूली धूसर अर्थात धूल में सने हुए, गात अर्थात अंग या शरीर, परस अर्थात स्पर्श, जल जात अर्थात कमल के फूल, पाषाण पत्थर, अनिमेष बिना पलक झपकाए देखते रहना। शब्दार्थ के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे संदर्भ की ओर। संदर्भ इस प्रकार से है। प्रस्तुत काव्यांश कक्षा 10 की हिंदी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित कविता यह दंतुरित मुस्कान से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि नागार्जुन हैं। संदर्भ के बाद अब बारी आती है प्रसंग की। तो आइए जानते हैं इस कविता का प्रसंग क्या है। इस कविता में कवि ने 1 वर्ष तक के शिशु की दंतुरित मुस्कान का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। प्रसंग के बाद अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इस कविता का भावार्थ। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कवि यहाँ पर 1 वर्ष के शिशु को देखकर कहता है, उस शिशु की दंतुरित मुस्कान को देखते हुए कहता है कि यह तुम्हारे नए नए दांतों से सुसज्जित मुस्कान इतनी जीवनदायिनी है कि यह किसी भी मृत शरीर में भी जान डाल देगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जात। कवि आगे कहते हैं कि धूल मिट्टी में सने हुए तुम्हारे यह अंग प्रत्यंग, तुम्हारा धूल मिट्टी में सना हुआ यह शरीर देखकर ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कमल का फूल सरोवर छोड़कर, तालाब छोड़कर मेरी झोपड़ी में खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि आगे उस बालक के रूप सौंदर्य का, उसकी दंतुरित मुस्कान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाकर तो जो कठोर पत्थर के समान होगा वह भी पिघलकर जल बन गया होगा। यहाँ पर इस पंक्ति का आशय यह है कि तुम इतने कोमल हो, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें गोद में लेने पर पाषाण के समान हृदय वाला व्यक्ति भी कोमल हृदय बन जाएगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हें स्पर्श करने वाले, तुम्हें छूने वाले व्यक्ति के हृदय में प्रसन्नता रूपी शेफालिका के फूल झरने लगेंगे।
बांस था कि बबूल। कवि आगे बच्चे से प्रश्न करता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, लगता है कि तुम्हें बांस और बबूल का भी अंतर अभी पता नहीं है। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अब तक मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसीलिए शायद तुम मुझे बिना पलक झपकाए देखते ही जा रहे हो। यहाँ पर बांस और बबूल के अंतर से तात्पर्य है कि कवि कहते हैं कि अभी तुम्हें, कवि बच्चे से कहते हैं कि अभी तुम्हें बांस और बबूल अर्थात अच्छाई और बुराई की परख नहीं है, अच्छाई और बुराई की, भले बुरे का ज्ञान नहीं है, इसीलिए शायद तुम मुझे नहीं पहचान पाने के कारण बिना पलक झपकाए देखते ही जा रहे हो। भावार्थ के बाद अब बारी आती है भाव सौंदर्य की। भाव सौंदर्य इस प्रकार से है, कवि द्वारा एक नन्हे बच्चे की दंतुरित मुस्कान का वर्णन किया गया है, जिसके अभी अभी नए नए दांत निकल आए हैं, और बालक के सौंदर्य के अति सुंदर काव्यात्मक चित्रण के साथ ही कवि ने यहाँ पर बाल मनोभावों तथा व्यवहार का भी बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। बच्चे के दंतुरित मुस्कान तथा मनोभावों का यह स्वाभाविक चित्रण पाठकों को उस स्थिति के प्रत्यक्ष दर्शन कराता है। भाव सौंदर्य के बाद अब बारी आती है शिल्प सौंदर्य की। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है, कविता में सुसंगठित शब्दावली का प्रयोग किया गया है, भाषा अत्यंत सरल, सहज व प्रवाहपूर्ण है। धूली धूसर परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, शेफालिका के फूल में अनुप्रास अलंकार है। बच्चे के निर्मल, निश्चल व स्वाभाविक भाव व व्यवहार का वर्णन किया गया है। बालक के सौंदर्य की तुलना कमल से की गई है। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा यह दंतुरित मुस्कान कविता का पहला पद्यांश समाप्त होता है। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे कविता के दूसरे पद्यांश की ओर, और सबसे पहले पढ़ेंगे कविता का दूसरा पद्यांश। थक गए हो आँख लूं में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यहाँ पर कवि ने शिशु द्वारा कवि को टकटकी लगाए देखे रहने का वर्णन किया है। सबसे पहले एक दृष्टि डालते हैं शब्दार्थ पर। चिर अर्थात लंबे समय तक, प्रवासी अर्थात प्रदेश में रहने वाला, इतर अर्थात दूसरा, अतिथि मेहमान, मधुपर्क, पंचामृत। पंचामृत जो है वह दही, घी, शहद, जल और दूध के योग से बनता है। इन 5 चीज़ों को मिलाकर के पंचामृत बनाया जाता है, और जो कि पूजा पाठ में भगवानों को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। कनखी अर्थात तिरछी नज़र, छविमान अर्थात सुंदर। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे प्रसंग की ओर। प्रसंग इस प्रकार से है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बालक की सुंदर दंतुरित मुस्कान तथा अपने और बालक के मध्य के मौन वार्तालाप में हो रहे परिचय का वर्णन किया है। प्रसंग के बाद अब बारी आती है भावार्थ की, और जानेंगे इस पद्यांश का भावार्थ। थक गए हो आँख लूं में फेर। कवि आगे बच्चे से कहता है कि तुम मेरी ओर लगातार इस तरह से देखते हुए, अनिमेष देखते हुए, ऐसा लगता है कि तुम थक गए हो। आँख लूं में फेर, अब तुम्हें इस तरह से अपनी ओर देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे अपनी दृष्टि दूसरी ओर कर लेनी चाहिए। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, और यदि मैं और तुम इस प्रथम बार मिलने पर एक दूसरे से भली भांति परिचित ना हो सके तो क्या हुआ यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, और यदि आज तुम्हारी माँ हमारे इस पहले परिचय में हम दोनों के मध्य माध्यम न बनी होती। मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान, तो मैं तुमको ना तो देख पाता और ना ही जान पाता तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, और ना ही मैं तुम्हारे नए नए निकले हुए इन दांतों से सुसज्जित मुस्कान ही
देख पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। हे कवि कहते हैं कि तुम और तुम्हारी माँ, तुम दोनों ही धन्य हो। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। और मैं तो यहाँ पर एक चिर प्रवासी हूँ, अर्थात मैं तो एक लंबे समय से परदेश में रहने वाला हूँ, एक अन्य हूँ, एक दूसरा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। हे प्रिय बालक, मुझ अतिथि से जो कि कभी कभी घर लौटता है, मैं तो एक अतिथि के रूप में, एक अतिथि के समान यहाँ पर आया हूँ, तो मेरा और तुम्हारा किस प्रकार से संपर्क हो सकता है। उंगलियां माँ की करती रही हैं मधुपर्क, जबकि मेरी अनुपस्थिति में, अर्थात मेरी अनुपस्थिति में सदैव तुम्हें अपनी माँ का ही जीवन दान देने वाला मधुपर्क प्राप्त हुआ है, अर्थात पंचामृत के समान स्नेह और प्रेम तुम्हें, वात्सल्य तुम्हारी माँ से ही तुम्हें प्राप्त हुआ है। अर्थात बच्चे को जो जीवन दान देने वाली आत्मीयता और जो मिठास है वह उसे माँ से ही प्राप्त हुई है। अर्थात यहाँ पर कवि का आशय यह है कि बच्चे को वह वात्सल्य, वह प्रेम, वह ममता, वह सुरक्षा सभी माँ से ही प्राप्त हुई है, क्योंकि कवि तो अतिथि के रूप में परदेश में इधर उधर घूमता ही रह गया। देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार। और जब तुम मुझे तिरछी नज़र से देखते हो और तुम्हारी और मेरी आंखें चार होती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी ही छविमान। और उस वक्त मुझे तुम्हारे नए नए निकले हुए दांतों की मुस्कान, नए नए दांतों से सुसज्जित मुस्कान की छवि मुझे बहुत ही अधिक प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है। तो यह तो था इस कविता का भावार्थ। अब भावार्थ के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे भाव सौंदर्य की ओर। भाव सौंदर्य इस प्रकार से है, यहाँ माँ द्वारा पिता और पुत्र के मध्य प्रथम परिचय कराए जाने का वर्णन किया गया है, तथा साथ ही प्रथम परिचय के समय पिता पुत्र के मध्य के भावों के मौन संप्रेषण का कवि द्वारा बड़ा ही अद्भुत चित्रण यहाँ पर किया गया है। और साथ ही कवि द्वारा माँ की ममता, स्नेह व वात्सल्य को मधुपर्क कहा गया है। यह कहकर कवि ने माँ के वात्सल्य को पवित्र और ईश्वर का प्रसाद कहा है। भाव सौंदर्य के बाद अब आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर। पद्यांश की भाषा सरल, सहज व प्रवाहपूर्ण है। इन पंक्तियों में वात्सल्य रस है, पद्यांश में अनुप्रास व उपमा अलंकार है, बालक के मनोभावों का बड़ा ही सजीव वर्णन किया गया है। तो इसी के साथ हमारी यहाँ पर यह दंतुरित मुस्कान कविता यहीं समाप्त होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे फसल कविता। फसल कविता भी जो है कवि नागार्जुन द्वारा ही रचित है। अब हम सबसे पहले इस कविता का पाठ करेंगे। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, यह नदियों के पानी का जादू है वह। हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। बहुत ही सुंदर कविता है। यहाँ पर कवि ने फसल का वर्णन किया है। तो सबसे पहले जानते हैं इस कविता में आए शब्दार्थ। वैसे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, जन सामान्य की भाषा है, सरल भाषा में यह कविता लिखी गई है। लेकिन फिर भी एक दो शब्द हैं जिनका अर्थ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। कोटि अर्थात करोड़, संकोच अर्थात हिचकिचाहट, थिरकन अर्थात थिरकना, जो कि यहाँ पर हवा के परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, तो यहाँ पर थिरकना का अर्थ लहलहाना भी हो सकता है। शब्दार्थ के बाद यहाँ पर अब हम आगे बढ़ेंगे प्रसंग की ओर। प्रस्तुत कविता में कवि ने फसल उगने के पीछे किन किन तत्वों का योगदान होता है, उन सभी तत्वों का यहाँ पर वर्णन किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे भावार्थ की ओर और जानेंगे फसल कविता का भावार्थ। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू।
कवि यहाँ पर खेत में उग रही फसलों को देखते हुए कहते हैं कि यह खेत में उग रही फसलें किसी एक नदी की नहीं, किसी दो नदी की नहीं, बल्कि अनेकों नदियों के पानी के जादू का प्रतिफल है। अनेकों नदियों के पानी के जादू के सहयोग से फसल उगती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। कवि आगे कहते हैं कि किसी भी फसल में जिस प्रकार से किसी एक नदी या दो नदी नहीं, अनेकों नदियों के पानी के जादू का फल होता है, उसी प्रकार से किसी एक के स्पर्श का नहीं, किसी दो के स्पर्श का नहीं, बल्कि कोई भी फसल के उगने में, उसके फलने फूलने के पीछे लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा होती है। कई लाखों करोड़ों हाथों की प्रमुख भूमिका होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कोई भी फसल जब उगती है तो उस फसल को उगाने में किसी एक खेत की नहीं, किसी दो खेत की नहीं, बल्कि साथ ही साथ हजारों खेतों की मिट्टी का विशिष्ट गुण, उपजाऊ गुण जो होता है मिट्टी का, जो फसल को उपजाने के लिए, उपजने के लिए जो मिट्टी का उपजाऊ गुण होता है, एक विशिष्ट गुण धर्म होता है मिट्टी का, उस मिट्टी के विशिष्ट गुणों की सहायता से कोई भी फसल बड़ी होती है और उपजती है। फसल क्या है? आगे कवि स्वयं प्रश्न करते हैं और इसके बाद तुरंत स्वयं ही उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि फसल क्या है। कवि पूछते हैं कि फसल आखिर क्या है? और कुछ तो नहीं है वह फसल, और कुछ भी तो नहीं है, नदियों के पानी का जादू है वह। यह जो फसल लहलहा रही है खेतों में, यह और कुछ नहीं है, यह तो नदियों के पानी का जादू है, भिन्न भिन्न नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है। और साथ ही कवि कहते हैं कि किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है, उनके हाथ के स्पर्श का जादू है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है तथा साथ ही साथ भूरी काली और सोने जैसी मिट्टी की विशिष्ट गुणों का गुणधर्म है। रूपांतर है सूरज की किरणों का। कवि आगे कहते हैं कि यह फसल क्या है? यह सूरज की किरणों का रूपांतर है। जिस प्रकार से सभी जानते हैं कि सूर्य की किरणें जो हैं वह फसलों को नव जीवन देती हैं, पेड़ पौधों को नव जीवन प्रदान करती हैं, तो उसी आधार पर कवि कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं है, यह तो सूर्य की किरणों का ही रूपांतर है, अर्थात परिवर्तित रूप है। हम देखते हैं जिस प्रकार से सूर्य की किरणें चमकती हैं, उसी प्रकार से उन्हीं की चमक पाकर यह फसल भी खेतों में लहलहा रही है, चमक रही है और चारों ओर आभा बिखेर रही है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तथा साथ ही कवि कहते हैं कि यह फसल एक हवा की थिरकन का एक संकुचित रूप है, एक सिमटा हुआ, एकत्रित हुआ एक रूप है। हम देखते हैं कि जब हवा लहलहाती है, जब हवा बहती है, शीतल शीतल हवा, तो वह फसलों को, पेड़ पौधों को क्या देती है? वायु प्रदान करती है, उन्हें नवजीवन प्रदान करती है। तो कवि आगे कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं है, सूरज का परिवर्तित रूप है और हवा का सिमटा हुआ रूप है, अर्थात एक संकुचित एकत्रित रूप है यह फसल और इससे अधिक कुछ भी नहीं है। अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाहता है, कवि का आशय यह है, इस कविता का सार यह है कि कवि ने फसल तथा इसे पैदा करने में, इसे उपजाने में किन किन तत्वों का सहयोग होता है, किन किन तत्वों का मिश्रण होता है और किन किन का सहयोग से यह फसल हमारे खेतों में लहलहाती है, उन सभी का यहाँ पर कवि ने एक संक्षिप्त वर्णन यहाँ पर किया है कवि ने, जिसमें कवि ने बताया है कि नदियों का पानी, उपजाऊ मिट्टी, किसानों का कठिन परिश्रम तथा सूरज और हवा, इन सभी तत्वों के, इन सभी के कठोर परिश्रम से यह फसल खेतों में इस तरह लहलहाती है, फलती है, फूलती है।
तो बहुत ही सुंदर कविता थी। इसी के साथ यहाँ पर इस कविता का भावार्थ समाप्त होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे भाव सौंदर्य की ओर। कविता में कवि ने फसल के उगने में प्राकृतिक तत्वों के साथ साथ हाथों के स्पर्श की गरिमा तथा महिमा कहकर किसान के कठोर परिश्रम की महत्ता प्रकट की है। भाव सौंदर्य के बाद आगे बढ़ेंगे शिल्प सौंदर्य की ओर। शिल्प सौंदर्य इस प्रकार से है, लाख लाख कोटि कोटि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कविता की भाषा सामान्य सरल व स्पष्ट है। कविता में अनुप्रास अलंकार है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा कवि नागार्जुन द्वारा रचित यह दंतुरित मुस्कान और फसल कविता समाप्त होती है तथा साथ ही हमारी आज की कक्षा भी यही समाप्त होती है। बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी अगली कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।